हेलो एंड वेलकम टू रीलन सेतु। आज अपन पढ़ेंगे ऑटोनॉमस बैच जो बना है फ्रॉम एनक्लेक्स टू एम्स, दैट इज आरएल सेतु। इसका मतलब है कि आप बेटर रैंक के लिए या बेटर अपनी चॉइस के लिए कैसे स्टडी करेंगे। एनक्लेक्स में ऐसा क्या है जो एम्स हर बार पूछता है, खास करके मेंस एग्जाम के लिए। जितना एनक्लेक्स के अंदर एम्स का जो मटेरियल है उसको अपन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन एनक्लेक्स इन एम्स। वन बाय वन चैप्टर कवर करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे और अपनी रैंक इंप्रूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये एनक्लेक्स में रिटर्न है, तो अपन उसी को समराइज करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। रीड एवरी वर्ड केयरफुली। देखो वर्ड मतलब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। उनमें से अपने को क्या करना है, एवरी शब्द को अच्छे से पढ़ना है। पहली कंडीशन, विजुअलाइज द सिनेरियो लुक एबनॉर्मल फाइंडिंग। ये सेकंड प्रायोरिटी होगी कि अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो उसको हाईलाइट करना है। जो एबनॉर्मल फाइंडिंग है उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। आइडेंटिफाई द क्लाइंट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्लाइंट कौन है। जैसे आपका पेशेंट हो सकता है कि पेशेंट इस कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन कैसी होगी, दैट इज पेशेंट। अब इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करेगा, तो क्लाइंट कौन होगा, डॉक्टर। अब इस कंडीशन में नर्स क्या क्या एक्शन होगा या नर्स का क्या असेसमेंट होगा, दैट इज क्लाइंट कौन होगा, नर्स या नर्सिंग ऑफिसर। आपको आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट ऑफ द क्वेश्चन कि कौन इसमें हाईलाइट है, किसके लिए अपन ये अपने पास ये क्वेश्चन आया है। वॉच द की वर्ड दैट इज स्ट्रेटेजिक वर्ड, इट चेंज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। मतलब लाइक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी या फर्स्ट एक्शन क्या होगा, बेस्ट एक्शन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है, इनिशियली क्या करेंगे असेसमेंट, इमीडिएट आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एक्सेप्ट हो सकता है, नोट हो सकता है, लीस्ट लाइकली हो सकता है। ये सब जो कीवर्ड हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए और जैसे ही आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं उस टाइम आपके अगर क्वेश्चन में है तो आप इन पे फोकस करेंगे। डिटरमाइन द क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव क्वेरी का होता है, एक नेगेटिव का होता है। पॉजिटिव में क्या होगा, व्हाट शुड बी डन, मतलब आपको क्या करना है, दैट इज पॉजिटिव क्वेरी। अगर यही क्वेश्चन है व्हाट शुड नॉट बी डन, आपको नहीं करना, तो अगर आपने नोट बी डन को भूल गए और आप पॉजिटिव क्वेरी में चले गए तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव क्वेरी को भूल गए, व्हाट शुड बी डन आपको करना क्या था और आपने क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते आंसर तक ये आ गए कि हमें ये नहीं करना, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन की जो क्वेरी है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को सिलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे। अपन वन बाय वन नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। ऑप्शन जब पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का टाइप था, क्वेश्चन का प्लान था। जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑलवेज यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आपको हमेशा से याद रखना है हर क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको निकालना है। मतलब जो एकदम क्लियरली गलत है उसको सबसे पहले निकाल दो। जैसे ए बी सी डी है तो अगर सी बिल्कुल भी गलत है तो सी को भूल जाओ, सी को नहीं पढ़ना। अब अपने को तीन ऑप्शन पढ़ने हैं। रिमूव द क्लियर रॉन्ग आंसर फर्स्ट, रीड या रिपीट द क्वेश्चन आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑप्शन। अगर आपने तीनों ऑप्शन निकाल दिए, एक ऑप्शन आपने करेक्ट चूज किया है, उसके बाद में फिर से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या जो मैंने चूज किया है वही क्वेश्चन में है। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेरी। ऐसा तो नहीं कहीं कि जो मैं चूज कर रहा हूँ वो नेगेटिव था बट क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेरी पूछ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को रिपीट करना है, मतलब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, देन आपने क्वेश्चन पढ़ना है। ये तीनों प्लानिंग आपकी 99% क्वेश्चन को करेक्ट करने में हेल्प करेगी। एलिमिनेट द सिमिलर अथवा रिपीट ऑप्शन, जो लगभग दोनों बराबर हैं उन दोनों को हटा दीजिए। लुक फॉर द अम्ब्रेला ऑप्शन। अब अम्ब्रेला ऑप्शन क्या होता है अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा तब। अगर अम्ब्रेला का ऑप्शन है तो उस कंडीशन में अपने को क्या एक्शन लेना है। बी अवेयर द क्लोज एंड वर्ड। जो क्लोज एंड वर्ड होते हैं वो लगभग गलत होते हैं, लाइक आपका ऑलवेज। अगर ऑप्शन के अंदर ऑलवेज कहीं पे है, नेवर कहीं पे है, ऑल कहीं पे है, ओनली कहीं पे है, तो ये लगभग यूजुअली इनकरेक्ट होते हैं। तो अगर ऐसे क्लोज एंड वर्ड आ रखे हैं ऑप्शन के अंदर तो आप इनको करेक्ट नहीं करेंगे। राइट, ओके। नेक्स्ट जैसे है आपका कोग्निटिव स्किल एंड प्रोसेस एंड डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि जब आप क्लिनिक जजमेंट लेते हैं, मतलब एक आपके पास क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उस कंडीशन में आपको जजमेंट लेना होता है। कौन सा, क्लिनिकल।
अपन एक मेडिकल फील्ड में हैं, तो प्रैक्टिकली अपने को जज करना होता है। तो सबसे पहले जो अपन करते हैं दैट इज़ रिकॉग्नाइज़ क्यू। इसको अगर मैं नर्सिंग जो प्रोसेस होती है, नर्सिंग केयर प्लान होता है, उसके शब्द में पढ़ूँ तो दैट इज़ असेसमेंट। ठीक है सर? तो जो क्यूज़ होती है उनको असेस करना होता है, रिकॉग्नाइज़ करना होता है। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट डेटा, डेटा कैन फ्रॉम मनी सोर्स दैट इज़ असेसमेंट। सेकंड जो आता है दैट इज़ एनालाइज़ क्यूज़। ये क्या है? एनालाइज़ का पार्ट है, जो अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस। असेसमेंट के बाद क्या आता है? डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस टर्म रिसेंट में अपन यूज़ नहीं करते, अपन क्या करते हैं? एनालाइज़ यूज़ करते हैं। तो एनालाइज़ करना है क्यूज़ को एंड उसको क्या करना है? प्रायोरिटाइज़ करना है हाइपोथेसिस। जो आपने सोचा है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, उनको प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन-सी जैसे रैंक, रैंक सिस्टम, रैंकिंग करनी है हाइपोथेसिस को। क्लाइंट की नीड क्या है? क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है? उसके अकॉर्डिंग कौन-सा ऑप्शन पहले आना चाहिए? दैट इज़ रैंकिंग सिस्टम। देन जनरेट सॉल्यूशन दैट इज़ प्लानिंग। अब आप क्या करेंगे सर? प्लानिंग करेंगे। यूजिंग हाइपोथेसिस एंड क्लाइंट नीड डिटरमाइन द इंटरवेंशन फॉर एक एक्सपेक्टेड आउटकम। अब पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए अपन क्या प्लान करेंगे कि उसका दर्द कम हो जाए? दैट इज़ जनरेट सॉल्यूशन, एक प्लानिंग। टेक एक्शन, जैसे देखो क्वेश्चन में आता है टेक एक्शन। सपोज़ आपका एक क्वेश्चन आता है कि अब नर्स क्या नेक्स्ट एक्शन लेगी? तो आपको याद रखना है कि एग्ज़ामिनर ने ये तीनों पॉइंट गायब कर दिए। कौन-कौन सा? असेसमेंट, एनालाइज़, सीधा एग्ज़ामिनर कहाँ पहुँच गया? आपका इम्प्लीमेंटेशन पे। किस पे पहुँच गया बच्चों? इम्प्लीमेंटेशन पे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये तीनों ऑप्शन एग्ज़ाम में होंगे। तो बच्चे क्या करेंगे कि नेक्स्ट एक्शन का पूछा है तो अपन असेसमेंट करेंगे, नहीं टेक एक्शन। अगर एक्शन का नाम आता है या एक्शन लेना होता है या इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो अपन कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट 4th स्टेप पे। क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे जनरेटेड सॉल्यूशन एड्रेसिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हाइपोथेसिस। जो क्लाइंट की पहली प्रायोरिटीज़ है उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, दैट इज़ टेकिंग एक्शन। इवैल्यूएट आउटकम दैट इज़ कंपेयरिंग ऑब्जर्व आउटकम विद द एक्सपेक्टेड वन। जो अपन ने किया, जो अपन ने इम्प्लीमेंट किया, वो क्या पेशेंट को हेल्पफुल हुआ, क्या पेशेंट को फ़ायदा हुआ, दैट इज़ इवैल्यूएशन आउटकम। तो क्लियर है, क्लिनिक जजमेंट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईसीयू का हो गया, इमरजेंसी का हो गया। कोई भी क्वेश्चन जो सिनेरियो बेस है, वो कहाँ से आएगा? वो यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इस बेस पे आपको याद रखना है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है और सबसे आखिरी में मुझे क्या करना है। नेक्स्ट द प्रायोरिटी सेटिंग फ्रेमवर्क दैट इज़ एबीसी। अब आप प्रायोरिटीज़ हाइपोथेसिस कैसे डिसाइड करेंगे? एबीसी के बेस पे कि सबसे पहले पेशेंट का एयरवे क्लियर है या नहीं? ब्रीदिंग, पेशेंट साँस ले पा रहा है या नहीं? देन अपन सर्कुलेशन पे जाएँगे। देन आपका होता है कैब। अब देखो कैब का सिस्टम क्या है बच्चों, कि कैब को याद रखना आपको कैब। कैब को मैं बोलता हूँ कार और कार को बोलता हूँ आपका एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को बोलता हूँ कब यूज़ करते हैं? सीपीआर की कंडीशन में। तो जो कैब सिस्टम है, अगर सीपीआर का सिस्टम है, तो कैब अपन कब बुक करेंगे? जब सीपीआर की हालत होगी। तो सीपीआर में सबसे पहले आपको कंप्रेशन देना है, तो सीपीआर की कंडीशन में सबसे पहले जो होगा, वो क्या होगा? कंप्रेशन, देन एयरवे, देन आपका ब्रीदिंग। तो सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट होता है कैब की कंडीशन में। किस कंडीशन में? सीपीआर की कंडीशन में। क्योंकि जब पेशेंट को सीपीआर दे रहे होते हैं, तो उसकी पल्स नहीं आ रही होती है, तभी अपन सीपीआर स्टार्ट करते हैं। और जब पल्स नहीं आ रही, तो किसकी वजह से नहीं आ रही? सर्कुलेशन की वजह से। सर्कुलेशन कौन करता है? हार्ट। तो हार्ट को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, ताकि वाइटल ऑर्गन तक क्या जा सके? ब्लड जा सके। तो सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट होगा कब? जब सीपीआर दे रहे हैं। ओके। मास्लो हायरार्की जो अपन पढ़ेंगे कि मास्लो के अकॉर्डिंग भी अपन पेशेंट को असेस कर सकते हैं। जैसे उसकी जो फिजिकल नीड है, सबसे पहले जो वो अपन उसको असेस करेंगे। देन उसके बाद में उसकी सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, ये सब उसके बाद की बातें होती है। तो मास्लो हायरार्की को भी अपन प्रायोरिटीज़ की कंडीशन में या जब हाइपोथेसिस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग प्रोसेस दैट इज़ एडीपीआईए। मतलब यहाँ पे क्या है एडीपीआईए का? असेसमेंट। डी फॉर डायग्नोसिस, पी फॉर प्लानिंग, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ई फॉर इवैल्यूएशन। तो अगर ये भी है, नर्सिंग प्रोसेस के बेस पे क्वेश्चन आया कि नर्स क्या करेगा? या नर्स ने पेशेंट को असेस कर लिया है, देन पेशेंट का क्या? तो असेस कर लिया है तो क्या करेगा? डायग्नोसिस करेगा, मतलब एनालाइज़ करेगा। अगर नर्सिंग ऑफिसर ने एनालाइज़ कर लिया है, देन क्या करेगा वो? दैट इज़ प्लानिंग करेगा। और अगर प्लानिंग कर ली है तो क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा, एक्शन लेगा। तो इस बेस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। कौन सी प्रोसेस होगी? एडीपीआईए, एडीपीआईई। ओके। ऑलवेज यूज़ द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। जब पेशेंट के साथ आप बात कर रहे हैं तो आपको थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज़ करना है। कैसा? क्लाइंट फोकस होना चाहिए। पहली बात, सिर्फ क्लाइंट की बात होनी चाहिए। एईएस यानी कि क्लाइंट के साथ बात करते-करते मोदी जी की बात करने लग गए। क्लाइंट फीलिंग, जो क्लाइंट की फीलिंग है उनको दिमाग में रखना है। कंसर्न, क्लाइंट का फ़ियर, एंग्ज़ायटी, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोस्टली अपन क्लाइंट ओरिएंटेड होंगे। मतलब क्लाइंट की या जो पेशेंट है उसके फोकस होंगे अदर देन
सराउंडिंग। देन आता है अवॉइड करेंगे गिव फॉल्स रीएश्योरेंस, पेशेंट को ये नहीं कि गलत गलत एश्योर कर रहे हैं कि हाँ, आप ठीक नहीं होंगे, या फिर आपने ये बोल दिया हाँ, हम आपको ज़िंदा रख लेंगे। गिविंग एडवाइस, एडवाइस नहीं देनी है, जज नहीं करना है, चेंजिंग द सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट आपको दर्द के बारे में पूछ रहा है और आप पेशेंट को खाने के बारे में बोल रहे हैं कि आप खाना खाओ तब दर्द कम होगा। ऐसा नहीं करना है, चेंज द सब्जेक्ट नहीं करना है, जो पेशेंट पूछ रहा है उसी के बारे में बताना है, उसी के बारे में टॉक करनी है। तो दैट इज़ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। वर्ड दैट रिफ्लेक्ट असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे शब्द होते हैं जो असेसमेंट को इंडिकेट करते हैं, लाइक आपका असर्टन, असेस, चेक करना है तो आपको असेस करना है, कलेक्ट करना है तो भी आपको असेस करना है, डिटरमाइन करना है, अगर डिटरमाइन वर्ड है तो भी आपको असेस करना है, फाइंड आउट करना है तो भी आपको असेस करना है। नर्स क्या गैदर करेगी देन आपको असेस करना है, नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगा देन आपको असेसमेंट करना है, नर्सिंग ऑफिसर क्या मॉनिटर करेगा देन भी आपको असेसमेंट करना है, नर्सिंग ऑफिसर क्या ऑब्जर्व करेगा उस कंडीशन में आपको असेसमेंट करना है, नर्सिंग ऑफिसर क्या ओपन करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन लेगा, उस कंडीशन में भी आपको असेसमेंट के साथ जाना है। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर ये सब शब्द आए हुए हैं तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ असेसमेंट पे फ़ोकस होगा, ना कि प्लानिंग पे, ना कि इवैल्यूएशन पे, ना कि एक्शन पे। क्लियर है? एक पेशेंट स्टेट देखो जो आपका था मास्लो हायरार्की उस बेस पे क्वेश्चन है। एक पेशेंट कह रहा है कि आई एम फीलिंग लोनली, कार्ड ऑफ डाइंग, आई हैव सीवियर पेन, आई डू नॉट फील रिस्पेक्ट। देन व्हाट शुड द नर्स एड्रेस फर्स्ट? अब नर्सिंग ऑफिसर किसको फर्स्ट एड्रेस करेगा? तो आपका मास्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आप जाएँगे सीवियर पेन, दैट इज़ आपका फिजियोलॉजिकल नीड। अब आप इसमें ये सोचेंगे कि सर ये तो फ़ियर ऑफ द डेथ है, पेशेंट मरने के लिए जा रहा है तो अपन इसको पहले मरने से बचाएँगे। नहीं, जो मास्लो हायरार्की की नीड है वो ये कहती है कि सबसे पहले जो बेसिक नीड है पेशेंट की वो फुलफ़िल होनी चाहिए, और बेसिक नीड उसकी दर्द है तो दर्द का निवारण करेंगे। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, या एक नर्स इज केयरिंग फॉर द पेशेंट, 4 पेशेंट है, 4 पेशेंट आ रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हिच पेशेंट शुड असेस फर्स्ट? देखो फर्स्ट आ गया, दैट इज कीवर्ड। अब पेशेंट कैसे आपको डिसाइड करने हैं? हाइपोथेसिस जो आपका होगा मास्लो हायरार्की, एबीसी, सीएबी, या फिर जो आपका नर्सिंग केयर प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको इन चारों पेशेंटों को डिसाइड करेंगे, और जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, जिसको ज़्यादा नीड है उसको अपन पहले असेस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन नॉट एप्रोप्रिएट? ये कौन सा है? नेगेटिव क्वेरी है। विच व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ एंजियस पेशेंट, अब आप एक एंग्जायटी का पेशेंट है, एक डिप्रेशन का पेशेंट है, उसके साथ बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना है? उस कंडीशन में आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, सब्जेक्ट को नहीं घुमाना है, या जजमेंट नहीं देना है। लाइक दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, नेगेटिव क्वेरी। व्हिच नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रमोट पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन? अब देखो बेस्ट एक्शन पूछा है, क्या पूछा है? नर्सिंग का जो बेस्ट एक्शन होगा वो क्या होगा? राइजिंग साइड रेल व्हेन पेशेंट इज कंफ्यूज, बहुत बढ़िया होना चाहिए। इंश्योर कॉल बेल इज विद इन रीच ऑफ द पेशेंट, बहुत बढ़िया होना चाहिए। एजुकेट द पेशेंट अबाउट फॉल प्रिवेंशन, ये भी होना चाहिए। तो क्या होगा? इम्प्लीमेंट ए कॉम्प्रहेंसिव फॉल प्रिवेंशन प्लान, दैट इज अम्ब्रेला क्वेश्चन। क्या है सर ये? अम्ब्रेला क्वेश्चन, मतलब इसमें चारों ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसके अंदर तीनों ऑप्शन आ रहे हों। कौन सा? डी, इम्प्लीमेंट ए कॉम्प्रहेंसिव फॉल प्रिवेंशन प्लान। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? साइड रेल भी राइजिंग करना आ जाएगा, कॉल बेल भी आ जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा, राइट? ये अम्ब्रेला ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे बहुत बार बहुत से एग्जाम में मैंने भी क्वेश्चन देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि यार इसमें मुझे बी भी लग रहा है, यार इसमें मुझे सी भी लग रहा है, यार इसमें मुझे डी भी लग रहा है। तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर वो तीनों ऑप्शन आ रहे होंगे, और आपको वही चूज करना है। दैट इज अम्ब्रेला क्वेश्चन या अम्ब्रेला ऑप्शन। विच स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट एक्यूरेट? अब कौन सा ज़्यादा सही है? ओके, इंसुलिन शुड ऑलवेज बी गिव एट द सेम टाइम। अब देखो मैंने बताया था कुछ टर्म ऐसी आएगी, ऑलवेज हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। इंसुलिन नेवर कोज हाइपोग्लाइसेमिया, कभी हाइपोग्लाइसेमिया कोज नहीं करेगी, गलत बात। ब्लड ग्लूकोज शुड बी चेक बिफोर गिविंग इंसुलिन, ओके। ऑल पेशेंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन सिमिलरली, ऑल आ गया। तो ये जो टर्म होती है ऑल, ऑलवेज, नेवर, ये क्या होती है? लगभग गलत होती है। तो अगर ऐसी टर्म ऑप्शन के अंदर है और आप कंफ्यूज हैं क्वेश्चन को लेकर, तो उस कंडीशन में इनको हटा दीजिए, जिनमें नहीं है उसको राइट कर दीजिए। तो अपना क्या सा जाएगा? सी राइट जाएगा कि ब्लड ग्लूकोज शुड बी चेक बिफोर गिविंग इंसुलिन। अब ये भी आ जाता ब्लड ग्लूकोज नेवर चेक, तो ये भी गलत हो जाता। तो जो ऐसे
टर्म होती है ऑलवेज, नेवर, ऑल, ये क्या होती है, लगभग गलत होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अवेलेबल रिसोर्स एंड आइडियल सिचुएशन। देखो, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? उस कंडीशन में आपको ये दिमाग में रखना है कि जो केयर के लिए रिसोर्स नीड होते हैं, जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो आपके पास होंगे। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस कंडीशन में ये नहीं सोचना है कि ये हमारे पास नहीं है या ये हमारे पास नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्स इज़ कॉल्ड to client room to assess the client who has chest tube. The client state that it feel as if the tube has pulled out the chest. क्या हुआ कि ट्यूब मेरी चेस्ट कैविटी से निकल गई। The nursing officer assess the client and find that the tube has dislodged and the lying on the floor. मतलब उसने असेसमेंट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। What action would the nurse take? अब देखो एक्शन पे आ गया, मतलब अब नर्स क्या इम्प्लीमेंट करेगी। अब आप ये सोचोगे पेशेंट की ब्रीदिंग असेस करेगी, नहीं, उसने असेस कर लिया है कि पेशेंट की चेस्ट ट्यूब निकल चुकी है। देन क्या करेंगे, आस्क फॉर द पेयर ऑफ द स्टेराइल ग्लव्स। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके पास होने चाहिए स्टेराइल ग्लव्स, होने चाहिए स्टेराइल इक्विपमेंट, होने चाहिए। कॉन्टेक्ट द चार्ज नर्स फॉर द हेल्प, बिल्कुल नहीं। कवर द इंसर्शन साइट विथ स्टेराइल ड्रेसिंग, ओके गुड। सबमर्ज द डिसलॉज ट्यूब इनटू द स्टेराइल वाटर। अब देखो, जब ये आपका ट्यूब निकल चुका है, द नर्स से डिसलोज एंड लाइन ऑन द फ्लोर। जब चेस्ट ट्यूब या चेस्ट कैविटी ड्रेन की जो ट्यूब है वो निकल के ज़मीन पे गिर पड़ी है, तो आप उसको क्या पानी में डालोगे, क्या किसी मग में डालोगे? तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सबसे पहले जो इंसर्शन साइट है, जो सर्जिकल साइट है जहाँ से चेस्ट ट्यूब डाली गई थी, उसको कवर करोगे। किसके साथ? स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ। अब यहाँ पे स्टेराइल ड्रेसिंग आ रखा है, यहाँ पे क्लीनिंग ड्रेसिंग आ जाता तो भी गलत हो जाता अगर स्टेराइल के साथ होता, या अनस्टेराइल ड्रेसिंग आ जाता तो भी गलत हो जाता। तो ऐसे आपको टर्म देखने हैं, ऐसे आपको ऑप्शन देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने पढ़ा कि कवर करेंगे, तो मैंने क्या पूछा कि यहाँ पे मुझे दोनों में डाउट हो रहा है, मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन ने मुझे बताया कि भाई ट्यूब निकल चुकी है, तो देन मैं आपका सी या 3 के साथ जाऊँगा और ये मेरा 99% करेक्ट हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं चैप्टर 6 जो एनक्लेक्स का चैप्टर है। एनक्लेक्स बेस अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, एनक्लेक्स बेस अपन थ्योरी पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स। व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स क्या होते हैं सर? कुछ मोरल, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यूज, या फिर अपन माने तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो अपने को क्या करते हैं, गाइड करते हैं नर्सिंग केयर करने के लिए, कि हम इन एथिक्स के अंदर या इन मोरल प्रिंसिपल के अंदर या फिर इन इन स्टैंडर्ड के अंदर बाउंडेड हैं, इनके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, या इनके अंडर भी हम कुछ करेंगे तो वो काम उसी के अंदर करेंगे, दैट इज एथिक्स। ओके, अब मैंने आपको बोला सर कि कुछ मोरल है, क्या बोला? सबसे पहले बोला कुछ मोरल है। अब मोरल क्या होता है? मोरल होता है मेरा बिलीफ सिस्टम, ठीक है? बिलीफ सिस्टम है कि मैं क्या बिलीव करता हूँ, कि मैं क्या सोचता हूँ किसी चीज़ को लेकर, मैं हेल्थ को लेकर क्या सोचता हूँ, मैं बीमारी को लेकर क्या सोचता हूँ, दैट इज़ माय बिलीफ सिस्टम। वैल्यूज़, मैंने बोला कुछ वैल्यूज़ हैं, मतलब वैल्यूज़ क्या है कि उन चीज़ों को जो मैं सोचता हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि तू मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता, मतलब तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम मेरे लिए गलत या सही नहीं हो, तुम मेरे लिए गलत, दैट इज़ वैल्यूज़। आपके लिए हेल्थ की वैल्यूज़ क्या है, या आपके लिए उस जो आप नर्सिंग एक्शन ले रहे हैं उसकी पेशेंट के लिए क्या वैल्यू है, दैट इज़ वैल्यूज़। ओके, तो वैल्यूज़ का मतलब क्या होगा? इम्पोर्टेंस। ओके, देन मैंने बोला एटीट्यूड, स्टैंडर्ड या एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है कि मैं उस कंडीशन को लेकर लाइक या डिसलाइक करता हूँ, मतलब मैं उस कंडीशन या हेल्थ को लेकर क्या फ़ील करता हूँ, क्या एक्शन लेता हूँ, और जो मैं एक्शन लेता हूँ, जो मैं एक्शन लेता हूँ, वो आपको कैसे सीन होगा? मेरे बिहेवियर से। तो दैट इज़ बिहेवियर। अब देखो, बिहेवियर से पहले मेरा जो बिहेवियर आपको शो हो रहा है, उससे पहले क्या मेरा एटीट्यूड आपको दिखेगा, मेरी वैल्यूज़ आपको दिखेगी, और मेरा बिलीफ मोरल सिस्टम है वो भी आपको दिखेगा। इसको अपन एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि सपोज़ आपका हैंड हाइजीन, ठीक है सर? अब हैंड हाइजीन मैं बिलीव करता हूँ या आप बिलीव करते हैं कि ये प्रिवेंट करता है इसको, हेल्थ एसोसिएट इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो ये बिलीफ है ना? ये हाइपोथेसिस है कि ये प्रिवेंट करता है, हैंड हाइजीन है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ऐसा बिलीफ है। ठीक है सर? अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? क्या ये अपने हेल्थ सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है? अगर है तो अपन इसको अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो अपने हेल्थ सिस्टम इसको इम्पोर्टेंट नहीं है तो अपन अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? तो इम्पोर्टेंस है मतलब वैल्यूज़ है, हैंड हाइजीन की वैल्यूज़ है, तो येस है, तो चलो अपने लिए इसकी वैल्यू हो गई, अब अपन इसको यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ है, तो एटीट्यूड क्या होगा?
आप इसको लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे या नेगेटिव? मतलब आप हैंड हाइजीन या हैंड वॉश करेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव, आप नहीं करेंगे दैट इज़ नेगेटिव। अगर आपने किया, सपोज़ मैंने क्या किया, मैं रेगुलर पेशेंट को बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग, पेशेंट को टच करने से पहले और टच करने के बाद मैं हैंड वॉश करता हूँ या आप हैंड वॉश करते हैं, दैट इज़ योर बिहेवियर। अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं, आप कुछ एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर बिहेवियर। सो आपका बिहेवियर क्या होगा, वैल्यूज़ क्या होगी, बिलीफ क्या होगा, मोरल क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, ये आपको मोटा-मोटी क्लियर हो गया होगा। ओके, कोर एथिकल प्रिंसिपल होते हैं नर्सिंग के, मतलब कोर का मतलब आप समझ, गोल्डन एथिकल या गोल्डन पॉइंट, दैट इज़ ऑटोनॉम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप एम्स के थ्रू याद रख लेना इसको कि एम्स ऑटोनॉमस है। मतलब उसको राइट है कि वो एडमिशन लेगा पेशेंट का या नहीं लेगा। बाकी कोई भी हॉस्पिटल के पास ये राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कि मैं इसको एडमिट करूँगा या नहीं करूँगा। एम्स के पास ये राइट है कि मैं इस पेशेंट को एडमिट नहीं करूँगा, दैट इज़ ऑटोनॉम्स। तो यही पेशेंट के पास ऑटोनॉम्स होते हैं कि पेशेंट आपको ये बोल सकता है कि मैं मेरा इलाज नहीं करवा रहा, या मैं मेरा इलाज यहाँ से नहीं करवा रहा, या मैं यहाँ से डिस्चार्ज चाहता हूँ। दैट इज़ पेशेंट ऑटोनॉम्स, पेशेंट की ऑटोनॉम्स के पेशेंट के बिलीफ या पेशेंट की वैल्यूज़ उसको अपने को क्या करना है, कदर करनी है, एक्सेप्ट करना है, दैट इज़ ऑटोनॉमी। देन आता है बेनिफिशियस, मतलब जो आप नर्सिंग केयर कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए बेनिफिट होनी चाहिए, फ़ायदेमंद होनी चाहिए। नॉन मालफिसेंस, मतलब अब आप पेशेंट को कोई हार्म नहीं पहुँचाएँगे, कोई पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ऐसी केयर नहीं कर सकते कि जिससे पेशेंट को हार्म हो। अगर वो नॉन मालफिसेंस है, जस्टिस है, मतलब इक्वली है, वही अपना क्या होगा, एथिक्स होंगे, वही अपने स्टैंडर्ड होंगे। जस्टिस है मतलब सबके लिए बराबर केयर होगी, ऐसा नहीं कि हम मेल है, फीमेल है, ये इस रिलीजन का, ये उस रिलीजन का है, तो जस्टिस होगा, इक्वल होगा। वेरासिटी एंड फिडेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इन 2 टर्म से आएगा। एक होता है वेरासिटी, एक होता है फिडेलिटी। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फिडेलिटी को। अब देखो, फिडेलिटी का मतलब फेथ होगा, फेथ का मतलब प्रोमिसेज होंगे, कॉन्फिडेंशियल होंगे, या फिर आप इसको याद रख लो फेसबुक। ठीक है सर, फेसबुक। अब फेसबुक क्या करती है, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करती है। अब करती है नहीं करती उस बात को छोड़ दो। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर अपन पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, देन अपन क्या करते हैं, फिडेलिटी कर रहे हैं। देन आता है आपका वेरासिटी, और वेरासिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, सिटी केबल। चलो याद रख लो, सिटी केबल। और सिटी केबल किस में लगती होती है सर, टीवी में। और टीवी क्या करता है सर, आपको ट्रूथ बताता है। क्या बताता है, ट्रूथ। हो सकता है आज के टीवी नहीं बता रहे हो, बट जो टीवी होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रूथ बताते हैं, मतलब सच्चाई बताते हैं। तो वेरासिटी दैट इज सिटी केबल, और सिटी केबल टीवी, और टीवी क्या होता है, टेलिंग ट्रूथ। तो अगर आप सच्चाई बता रहे हैं दैट इज वेरासिटी। सिटी केबल, टीवी, टीवी टेलिंग ट्रूथ, टीवी टेलिंग ट्रूथ, टीटी। और अगर ट्रूथ की बात हो रही है, अगर सच्चाई की बात हो रही है, दैट इज वेरासिटी। ओके। एक टर्म आती है सर, दैट इज पैटर्नलिज्म। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ऑटोनॉमी वर्सेस बेनिफिसेंस। मतलब पेशेंट के लिए ये चीज़ बेनिफिट है, बट पेशेंट के पास राइट भी है कि वो इसको करे या ना करे। बट ऐसी एक कंडीशन है जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसाइड करता है कि पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और पेशेंट को मोटिवेट करता है, पेशेंट को कन्विंस करता है, पेशेंट को क्या करता है, इनकरेज करता है अगेंस्ट उसकी जो चॉइस है, दैट इज पैटर्नलिज्म। मतलब यहाँ पे अपना वो पैटर्नलिज्म से याद रखना, पैटर से मतलब होता है यहाँ पे पिता। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं, वो पिताजी बन जाते हैं कि भाई तेरे लिए ये अच्छी चीज़ है, और तेरे तेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, तुझे ये करवाना चाहिए। और अगर अपन ऐसा कुछ करते हैं, दैट इज पैटर्नलिज्म। तो ये अगेंस्ट टू ऑटोनॉम्स होता है। अगेंस्ट टू ऑटोनॉम्स भी नहीं होता, क्योंकि अपन पेशेंट को इनकरेज करते हैं, पेशेंट को कन्विंस करते हैं, दैट इज पैटर्नलिज्म। ओके। एक चीज़ और है, क्लिनिकल जजमेंट प्रायोरिटाइजिंग हाइपोथेसिस। जो मैंने बताया था आपको कि अपन हाइपोथेसिस को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, कैसे उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ए क्लाइंट हु होमलेस कम टू द क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेनफुल ओपन वुंड, प्रायोरिटी क्लाइंट नीड क्या होगी उस कंडीशन में। तो सबसे पहले दैट इज प्रोवाइड मेजर फॉर द पेन रिलीफ। सबसे पहले आपको दर्द को कम करना है, आइडेंटिफाई करना है द कोज एंड ओपन वुंड। अब देखो, अब आप पहले ही एहसास करने लगे, आइडेंटिफाई करने लग गए, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट की प्रायोरिटीज होगी वो क्या होगी, प्रोवाइड मेजर फॉर द पेन रिलीफ। ऐसा नहीं कि उसके पैर को मोड़ने लग गए, तोड़ने लगे, कहाँ पे दर्द हो रहा है बता, दबा के अब देख रहे हैं। असस द ट्रीट द ओपन फुट वुंड, जो पेशेंट को फुट है उसको असस करेंगे, ट्रीट करेंगे। प्रोवाइड केयर विद द नॉन जजमेंटल एंड नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच, डिटरमाइन मेडिकल हिस्ट्री एंड एक्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हिस्ट्री को डिटरमाइन करेंगे।
अवेलेबल जो एक्सेस होते हैं उनको रिसोर्स का यूज़ करेंगे और एस्टैब्लिश एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन इफ अवेलेबल एंड एस्टैब्लिश फॉलो ऑफ द केयर ऑफ द प्लान। तो कैसे अपन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से पेशेंट को असेस करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, ये उसका एक एग्जांपल था जो एनिक्लेक्स में गिवन है। देन आता है सर स्टैंडर्ड ऑफ द केयर। अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ द केयर का मतलब ये है कि ऐसी नर्सिंग केयर जो जो अपन ने पढ़े एथिक्स, जो कोर प्रिंसिपल पढ़े उनके अंडर मिल रही है। लाइक ऑटोनॉम्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मालफिसेंस जस्टिस कर रहे हैं, फिडेलिटी है आपका, वेरासिटी है। अगर इनके अंदर नहीं है, मतलब आउट ऑफ द स्टैंडर्ड है या क्या है, एक प्रोटोकॉल है और उसके अंदर ही आप केयर नहीं दे रहे, एक प्रोटोकॉल है या विद इन स्टैंडर्ड है या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपकी या क्वालिटी केयर है, एक्सेप्ट वन। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड केयर नहीं दे रहे हैं, देन जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन आएँगे। अगर मैं लिखता हूँ इसको बिलो द स्टैंडर्ड देन आ जाता है सर ये नेग्लिजेंस। अगर आपने स्टैंडर्ड के अंदर या स्टैंडर्ड से बाहर पेशेंट को केयर दी है, बिलो द स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड थे, उस स्टैंडर्ड में केयर नहीं दी, तो क्या कहलाएगा सर वो नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? नेग्लिजेंस का मतलब सिंपल आपको ये याद रखना है कि आपने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब आपने नज़रअंदाज कर दिया। जैसे पोस्ट ऑप का पेशेंट था और आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने जैसे पेशेंट को रिसीव किया तो आपको उसके वाइटल साइन असेस करने हैं। उसकी पल्स रेट, उसका बीपी, उसका ब्रीदिंग, उसकी ब्लीडिंग साइड, ये सब आपको असेस करना है और आपने क्या किया? असेस ही नहीं किया, दैट इज़ नेग्लिजेंस। क्लियर? आपने क्या नहीं किया? असेस नहीं किया। जैसे पेशेंट गिर गया, दैट इज़ नेग्लिजेंस। जो ऑल ओवर होगी, जो जनरल होगी, वो क्या होगी? नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने प्रैक्टिस तो करी, आपने कुछ थोड़ा बहुत तो काम किया, बट वो क्या किया? माल किया, मतलब बैड किया, गलत किया। जैसे आपने वाइटल साइन लिए, ठीक है सर? अब आपने वाइटल साइन लिए और आपने बीपी कप जहाँ बाँधना था वहाँ नहीं बाँधा, या बीपी कप आपका लूज़ था या बीपी कप आपका ज़्यादा टाइट था, तो बीपी की जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, रॉन्ग आएगी, दैट इज़ माल प्रैक्टिस। गलत मेडिसिन दे देना, अब पेशेंट को आपने मेडिसिन नहीं दी, आप पेशेंट को भूल गए, दैट इज़ नेग्लिजेंस। बट आपने मेडिसिन तो दी, लेकिन गलत दे दी, दैट इज़ माल प्रैक्टिस। मतलब आपने कोई एक्शन तो लिया, गलत मेडिसिन देना, मैंने बताया गलत वाइटल साइन लिख देना, दैट इज़ माल प्रैक्टिस। असॉल्ट और बैटरी, ए और बी। असॉल्ट में क्या होगा कि आप पेशेंट को थ्रेट पहुँचाएँगे, क्या पहुँचाएँगे? थ्रेट टू हार्म, कि हम मतलब डराओगे पेशेंट को, दैट इज़ असॉल्ट। बट बैटरी में क्या होगा? बैटरी, अब आपको याद रखना बैटरी, बैटरी का मतलब सेल, है ना? और बैटरी कब आपको पता चलेगा कि ये सही है, गलत है? जब आप उसको कॉन्टैक्ट करोगे, उसके साथ बल्ब या उसके साथ चार्जर या उसके साथ मोबाइल जब आप कनेक्ट करोगे, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? टच करो। अब पेशेंट को आपने अगर कॉन्टैक्ट किया, दैट इज़ बैटरी। असॉल्ट का मतलब आपने बोल दिया दैट्स इट, है ना? थ्रेट, दैट इज़ मैंने बोला थ्रेट टू हार्म, बट बैटरी के अंदर क्या होगा? टच। अब आपने अगर पेशेंट को टच कर लिया, कॉन्टैक्ट किया, दैट किस में चला जाएगा? वो बैटरी के अंदर चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? बैटरी। अगर आपने पेशेंट को थप्पड़ भी मार दिया तो वो कौन-सा असॉल्ट हुआ? बैटरी, ठीक है? क्लियर। एक आता है सर डिफेमेशन। अब देखो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है फेमस, ठीक है? अब फेमस है, सपोज़ आप फेमस हैं, फेमस का मतलब क्या है? आपकी रेपुटेशन अच्छी है। अब उसकी रेपुटेशन को या फेमस को मैं कम करता हूँ। कम करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। एक है मेरे पास स्पोकन, कि मैं बोल के कम कर देता हूँ कि ये आदमी बहुत खराब है, ठीक है? दूसरा है मेरे पास रिटन, मैं लिखित में दे देता हूँ, मतलब फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ रिटन। अगर स्पोकन है, अगर आपने बोला है, इसको बोलते हैं सर स्लैंडर। याद रखना स्पोकन फॉर एस स्लैंडर, स्पोकन स्लैंडर याद रह जाएगा। अगर रिटन में दिया, दैट इज़ लेटर लिखा मैंने, लेटर लिखा और लेटर को क्या बोलते हैं? लाइबल। तो आपको तीनों टर्म याद हो जाए, लाइबल क्या है, स्टैंडर्ड क्या स्लैंडर क्या है और आपका डिफेमेशन क्या है। क्लियर? देन एक टर्म आती है सर फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का सिंपल मतलब होता है जो आपने, अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपने एक टर्म आपने एक बहुत प्रैक्टिस देखी होगी, दैट इज रिलीवर। तो फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल के पास ये राइट होता है, ठीक है, कि अगर ओवर स्टाफिंग हो रखी है, एक ऐसी जगह है, जैसे सपोज आपके पास एक ए आईसीयू है और एक बी आईसीयू है। ए आईसीयू का स्टाफ है जो 3-4 स्टाफ वो सीएल पे चला गया और बी आईसीयू का स्टाफ है वो ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे 10 स्टाफ है और यहाँ पे 5 स्टाफ है। तो यहाँ पे जो 10 स्टाफ है उसको कम करने के लिए यहाँ से 3 स्टाफ उठाएँगे और इधर डाल देंगे, तो यहाँ पे 3 स्टाफ आ जाएँगे, दैट इज़ यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 7 हो गए। तो ये जो सिस्टम है ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग को मैनेज करना, दैट इज़ फ्लोटिंग। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? रिलीवर बोल सकते हैं। ठीक है, रिलीवर्स या फ्लोटिंग, जस्ट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है सर फ़ॉल्स इम्प्रेसमेंट। अब देखो इसमें क्या है? प्रिज़न, आपको याद रखना प्रिज़न, प्रिज़न का मतलब क्या होता है?
कैदी, जेल, ठीक है? अब अगर किसी को जेल में डाल देना, किसी को लॉक कर देना, क्या बोलते हैं? लॉक कर देना। और ये कब होता है? जब अपन पेशेंट को क्या करते हैं? रिस्ट्रेन करते हैं। अब डॉक्टर साहब का ऑर्डर नहीं है, पेशेंट बोले जा रहा है, बिना मतलब के कुछ बोले जा रहा है, तो अगर आपने पेशेंट को बाँध दिया है बिना ऑर्डर के, तो ये किस में जाएगा? फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट में जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है सर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनक्लेक्स के पॉइंट है, एनक्लेक्स के टॉपिक है, बट अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते जा रहे हैं। ओके, इन्फॉर्मेंट जो कंसेंट होता है वो आपको कब रिक्वायर होता है, कब नहीं रिक्वायर होता? तो सबसे पहले याद रखना, अगर ऑप्शन में फ़ोटोग्राफ़ी भी आ जाए, पेशेंट की आपको फ़ोटो लेनी है तो भी आपको कंसेंट चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपको नहीं पता है, जहाँ तक अपन नहीं पहुँचते हैं, अगर ब्लड बीटी सेट, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको कंसेंट लेना है। सर्जरी कर रहे हैं तब तो आप लेते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कब ज़रूरत इसकी नहीं है, ये कौन-सी कंडीशन है जब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये कब होगा? जब आप वाइटल साइन ले रहे हैं या फिर आप जैसे नॉर्मल नर्सिंग केयर कर रहे हैं, पेशेंट की नर्सिंग केयर कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब इसके लिए एक होता है कॉम्पिटेंट क्लाइंट, एक होता है इनकॉम्पिटेंट क्लाइंट। जो कॉम्पिटेंट क्लाइंट होते हैं, वो क्या होंगे? बिलो 18 ईयर, 18 साल से बड़े होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, ठीक है? अब इसको इनकॉम्पिटेंट में अपन पढ़ेंगे तो अपना कवर हो जाएगा। अगर बिलो 18 ईयर है, तो उस कंडीशन में उसका कंसेंट वो नहीं देगा। मान लीजिए वो क्या है? डिमेंशिया में है या फिर पेशेंट अल्कोहलिक है या कोई पेशेंट ने ड्रग ले रखी है, ठीक है? या फिर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ, उस कंडीशन में उस पेशेंट का कंसेंट कौन लेगा? उसका रिलेटिव, ठीक है? या फिर जो आपका कोर्ट। अगर मेंटली ज़्यादा इल पेशेंट है और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो उसका कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट, कि पेशेंट का ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑटोनॉम्स उसका कौन होगा? कोर्ट होगा या उसके रिलेटिव होंगे। क्लियर है? तो कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंस कब रिक्वायर्ड होता है, कब रिक्वायर्ड नहीं होता, ये चीज़ें आपको सब, हाँ, अनकॉन्शियस पेशेंट है, सॉरी, अनकॉन्शियस, उस कंडीशन में भी कौन होगा? रिलेटिव या फिर कोर्ट। दूसरी चीज़, सपोज़ आपका पेशेंट की आपको सर्जरी करनी थी। क्या करनी थी? सर्जरी। और पेशेंट को आपने अनकॉन्शियस कर दिया, एनेस्थीसिया दे दिया सर, एनेस्थीसिया। अब उस कंडीशन में पेशेंट तो बोल नहीं पाएगा और आप जब सर्जरी करने लगे, कैंसर का पेशेंट था, सर्जरी करने लगे, तो आपने जब ओपन किया, अंदर मांस देखा, अंदर ट्यूमर देखा, तो आपको पता चला कि हमें ये करना चाहिए। उससे पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हमारे सर थे, उन्होंने क्या किया, वापस से उस सर्जरी को स्टॉप किया। मतलब पेशेंट को क्लोज़ कर दिया, ठीक है? क्लोज़ कर दिया और पेशेंट को रेफ़र कर दिया वापस से कहाँ? आईसीयू के अंदर, और वो पेशेंट वापस आ गया पोस्ट ऑफ केयर, ठीक है सर? और पोस्ट ऑफ केयर में जैसे ही वार्ड में आया और वो 4-5 घंटे के बाद होश में आया, तब आपके जो कंसल्टेंट होते हैं वो वापस आए और उस पेशेंट को पूछा कि ऐसा-ऐसा हम कर रहे थे, तो हमें ऐसा-ऐसा करना चाहिए था और आप बेहोश थे या आपका डिसीज़न हम नहीं ले पाए, इसलिए हमने आपके ऑपरेशन को होल्ड पे रख दिया है। अब आप बताइए, आपकी बीमारी ये है और हमें ये करना है, मतलब आपके इंटेस्टाइन या आपके ब्लैडर को हटाना ही है। हम ब्लैडर को नहीं बचा सकते या हम इंटेस्टाइन को नहीं बचा सकते। देन पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है और देन पेशेंट को रीपोस्ट किया जाता है। सो अनकॉन्शियस की कंडीशन में भी आप पेशेंट का कंसेंट नहीं ले सकते। क्लियर? ओके। एक क्लिनिक जजमेंट है। 1 हावर बिफोर द शेड्यूलिंग सर्जरी प्रोसीजर, क्लाइंट स्टेट द नर्स, आई हैव चेंज्ड माय माइंड। अब पेशेंट ने बोल दिया कि मेरा तो मूड चेंज हो गया सर्जरी को लेकर। अब आप क्या करोगे? तो एज़ ए नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या करना है? टॉक टू द क्लाइंट अबाउट द रिक्वेस्ट। जो पेशेंट ने बोला है उसके बारे में पेशेंट को एक्सप्लोर करना है कि आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो पेशेंट कह रहा है उसको आप सुनेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे? ओपन एंड क्वेश्चन करेंगे। ओके। एक्सप्लोर द क्लाइंट कंसर्न अबाउट नॉट वांटिंग टू द सर्जरी। ऐसा क्या हो गया कि आप सर्जरी कराना नहीं चाहते? ऐसे आपके दिमाग में क्या वाहियात आइडियाज़ आए? या फिर क्या आपने सोचा? वो हमें बताएँगे, वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाएगा। देन आप फिर क्या करेंगे? विथहोल्ड फर्दर सर्जरी प्रिपरेशन, बंद कर देंगे और डॉक्टर साहब को बोलेंगे कि सर, ये पेशेंट, ये सर्जरी होनी थी और ये पेशेंट हमें अपनी सर्जरी को लेकर कन्फ्यूज़ है, अपने प्रोसीजर को लेकर कन्फ्यूज़ है, जो इसने हमें बताया है। देन डॉक्टर साहब आएँगे और क्या करेंगे? पेशेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट द क्लाइंट रिक्वेस्ट दैट सर्जन वाज़ नोटिफाइड। और आप पेशेंट के नोट्स में क्या लिखेंगे कि पेशेंट ने ये हमें बोला और हमने डॉक्टर साहब को नोटिफ़ाई कर दिया। तो आप नीचे लिख दोगे,
नोटिफाई टू द सर्जन डॉट डॉट डॉट, जो भी आपके कंसल्टेंट होंगे उनका नाम लिखा जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो आप उसमें आपने कुछ बात नहीं करी पेशेंट से, आपने किसी को नोटिफाई नहीं किया, भले ही आपने नोटिफाई कर दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या है? अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो नोट डन। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। तो हर एक्शन के बाद, हर असेसमेंट के बाद, हर इवैल्यूएशन के बाद आपको जो करना है वो क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन चलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट, दैट इज हिपा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एक बार फुल फॉर्म पूछी थी। हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, पेशेंट का जो डेटा होता है उसको कवर करता है, उसको अकाउंटेबिलिटी लेता है कि ये कब आपको किसको बताना है, कैसे बताना है, कहाँ मेंटेन करना है। दैट इज हिपा, इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। किसके लिए? पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए, पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन, पीएचआई। क्लियर है? एक आता है सर गुड स्मार्टिन लॉ। अब देखो स्मार्टिन का मतलब होता है अच्छा आदमी, गुड बॉय। तो जो गुड स्मार्टिन लॉ है वो क्या करता है कि जो अच्छा आदमी है उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा आदमी का मतलब क्या होता है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन में, कोई एक्सीडेंट की कंडीशन में अगर आपने पेशेंट की हेल्प करी है, सपोज आपने एक पेशेंट की हेल्प करी, वो पेशेंट मर गया, या आपने पुलिस को बताया कि यहाँ पे एक पेशेंट है बट वो डेड था, तो उस कंडीशन में ये एक्ट आपकी हेल्प करता है। किसके लिए? फॉर लीगल, फ्रॉम लीगल एंड प्रोसीजरल हार्समेंट, कि आपके ऊपर कोर्ट या फिर जो पुलिस है वो कोई एक्शन नहीं ले सकती, हार्समेंट आपको हार्श नहीं कर सकती। दैट इज गुड स्मार्टिन लॉ। स्मार्टिन का मतलब यहाँ पे क्या है? गुड पर्सन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया था सर, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा? एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट, बहुत बढ़िया। एक्यूरेट के बाद में फैक्चुअल होगा, करेक्ट, जो है वैसा का है। टाइमली आपको मेंशन करना है, ऐसा नहीं कि आपकी शिफ्ट खत्म हो गई और आप दूसरे दिन आके डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो मैंने पहले बताया था आपको, नोट डन मतलब नो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर ओवर राइटिंग हो गया, मान लीजिए कि आपको ने लिखना था कि पेशेंट कंडीशन इज नॉट स्टेबल। अब अगर आपको ये यहाँ पे था स्टेबल था, अरे नोट गलत लिख दिया मैंने, पेशेंट तो स्टेबल था। तो इसमें इस कंडीशन में क्या करना है सर? आपको नोट पे एक सिंगल लाइन लिखनी है। सिंगल लाइन लिखने के बाद में जो आपके पास जगह है वहाँ पे क्या करोगे? आप अपने साइन करोगे। तो कैसे करेक्ट करना है? सिंगल लाइन से करेक्ट करोगे और आप अपने साइन करोगे कि हाँ ये मैंने करेक्ट किया है। ऐसा नहीं पूरा खत्म कर दो, वाइटर यूज कर लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रिस्क्रिप्शन, अब देखो कुछ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं लाइक आपका टेलीफोन प्रिस्क्रिप्शन, डीएनआर प्रिस्क्रिप्शन, वर्बल ऑर्डर, है ना? ये क्या? स्टेड ऑर्डर। जो डीएनआर प्रिस्क्रिप्शन होता है इसका मतलब होता है सर डू नोट, आर का मतलब होता है रिसक्सिटेट। मतलब पेशेंट ने ये बोल दिया कि अगर मैं सीपीआर कंडीशन में चला जाता हूँ, अगर मैं बेहोश हो जाता हूँ, अगर मैं अनकॉन्शियस होता हूँ या डेड हो जाता हूँ, मैं अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे सीपीआर नहीं देना है। तो उसको क्या बोलेंगे? डीएनआर प्रिस्क्रिप्शन। तो हर पेशेंट का जिसको आप सीपीआर दे रहे हैं, खास करके आईसीयू की कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको क्या देखना है सर? डीएनआर प्रिस्क्रिप्शन। अगर नहीं है तो आपको देना ही है, अगर डीएनआर प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको सीपीआर नहीं देना। तो डीएनआर की फुल फॉर्म होगी, डीएनआर का काम क्या है वो हो गया, फुल फॉर्म क्या है? डू नॉट रिसक्सिटेट। ओके, टेलीफोन प्रिस्क्रिप्शन है तो अपने को क्या करना है? द फर्स्ट क्लियरली आइडेंटिफाई द क्लाइंट नेम एंड द रूम नंबर। आपने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब को बताया कि पेशेंट का नाम ये है और पेशेंट का रूम नंबर ये है। अब क्या बोला? डेट और टाइम आप एंट्री करेंगे, द एंट्री लिख दिया। देन रिपीट द प्रिस्क्रिप्शन टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रिकॉर्ड द प्रिस्क्रिप्शन। जो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये पेशेंट है, उसको आपको ये एक्शन लेना है, आप उस एक्शन को रिपीट करेंगे कि यस माय डॉक्टर, यू आर सेइंग कि हम ये पेशेंट है, ये रूम नंबर है और आपने इस पेशेंट के बारे में हमें ये बताया है। देन डॉक्टर क्या करेगा? यस, देन आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को एंड क्या लिखेंगे? साइन करेंगे और बिगिनिंग विद द टीओ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? टीओ। मतलब ये क्या है? एक टेलीफोन ऑर्डर है और डॉक्टर साहब ने ये हमें बताया है और आपने क्या कर दिया? यहाँ पे अपने साइन कर दिए। वेट, क्या करेंगे? इफ अनदर नर्स विटनेस इज प्रिस्क्रिप्शन द नर्स सिग्नेचर फॉलो। अगर आपके पास में कोई अनदर डॉक्टर या नर्स, सॉरी नर्स है, तो आप उनके साइन भी करवा लेंगे, दोनों के साइन हो गए। देन क्या करेंगे? द हेल्थ केयर प्रोवाइडर नीड द काउंटर साइन द प्रिस्क्रिप्शन विद इन एक टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू द एजेंसी पॉलिसी। अब आपको यहाँ पे डॉक्टर साहब का साइन होने के लिए जगह छोड़नी है और जैसे डॉक्टर साहब आएंगे तो आपको काउंटर साइन करवाने हैं।
अब ये डिपेंड करता है कि उनकी शिफ्ट ड्यूटी कितनी है। अगर 12 घंटे की है तो उनको 12 घंटे के अंदर आना है। अगर 2 घंटे की है, जाने वाले हैं तो आएँगे, 24 घंटे की है तो अकॉर्डिंग टू आपकी एजेंसी पॉलिसीज़ होती है, बट आपको क्या करवाना है, काउंटर साइन करवाने हैं। आप ऑर्डर फ़ॉलो करेंगे, अपने पेशेंट की केयर करेंगे, लेकिन काउंटर साइन डॉक्टर के ज़रूर होंगे उनकी शिफ्ट आपकी उनकी ड्यूटी आवर्स के अंदर-अंदर। क्लियर? बहुत बढ़िया। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। अब आता है प्रायोरिटाइज़ क्लाइंट केयर, लीडरशिप पढ़ेंगे और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग जो आपका 7th चैप्टर है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, देखो आपको पता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक कम्प्रिहेंसिव केयर प्लान है। एक कम्प्रिहेंसिव केयर प्लान मतलब क्या है इसका कि इसके अंदर सब कुछ आता है। सबसे पहले कौन आता है? पेशेंट आता है, देन आपके पास डॉक्टर आते हैं, देन आपके पास नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं, देन आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, देन आपके पास सब जो अपने हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, एचए, एसए, सबकी हेल्प से क्या मिलती है, पेशेंट पेशेंट को हेल्थ केयर डिलीवर होती है। तो उसी में अपन कौन है? दैट इज़ बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल, दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग केयर प्लान भी होगा। बैकबोन है, हेल्थ केयर डिलीवरी प्लान है तो नर्सिंग केयर प्लान होगा। और जो नर्सिंग केयर प्लान है दैट इज़ एनसीपी। ये किस बेस पे है सर? मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो अपन करते हैं असेसमेंट, देन अपन करते हैं एनालिसिस। पहले था डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस यूज़ टर्म नहीं करते, एनालिसिस यूज़ करते हैं। एनालिसिस के बाद में जो अपन करते हैं दैट इज़ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड आपका इवैल्यूएशन, ई दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। असेसमेंट, एनालिसिस, हाइपोथेसिस होती है उनको एनालाइज़ करेंगे कि पहले कौन-सी देनी है, फिर आप प्लान करेंगे, उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम, अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, तो नर्सिंग केयर प्लान है, नर्सिंग केयर प्लान है तो अपन कैसे नर्सिंग केयर प्लान को डिलीवर करेंगे। तो इसके लिए नर्सिंग का रोल होते हैं द फंक्शनल नर्स। फंक्शनल नर्स का मतलब है सर यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड, कि आपको ये अच्छे से काम आता है तो आप सिर्फ़ यही काम करेंगे। जैसे एक वाइटल नर्स है, मतलब वो क्या करेगी? वाइटल साइन असेस करेगी। एक स्टोमा नर्स है, मतलब वो स्टोमा की केयर करेगी, दैट इज़ फंक्शनल नर्सिंग। क्लियर? टीम नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम नर्सिंग में क्या होगा? आपका एक सुपरवाइज़र होगा, आपका एक टीम लीडर होगा या सुपरवाइज़र होगा और उसके पास टीम होगी। टीम ए हो सकती है, टीम बी हो सकती है, टीम सी हो सकती है। अब उन टीम को वो डिसाइड करेगी। क्या डिसाइड करेगी? उनका जो असाइनमेंट है वो डालेगी कि ये ए टीम ये काम करेगी, बी टी टीम ये काम करेगी, सी टीम ये काम करेगी। और जो काम है मतलब जो एक्शन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करेगा सर? इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन या मैं बोल देता हूँ प्लानिंग, ये कौन करेगा? टीम करेगी। बट जो इनका इवैल्यूएशन है, क्या है? इवैल्यूएशन वो कौन करेगा? सुपरवाइज़र करेगा, मतलब लीडर करेगा, दैट इज़ टीम नर्सिंग। एक होता है सर प्राइमरी नर्स। अब प्राइमरी नर्स का मतलब यहाँ पे याद रखना वन नर्स। जैसे आपको 24 आवर्स होम केयर देनी है, होम केयर। तो होम केयर में कौन होगी? प्राइमरी नर्स वही होगी, वही वाइटल साइन लेगी, वही पेशेंट के सक्शन करेगी, वही पेशेंट की स्टोमा केयर करेगी, वही पेशेंट की पेशेंट की हेल्थ को लीड करेगी, वही इवैल्यूएशन करेगी, सब कुछ क्या करेगी? वही करेगी। लास्ट एंड फोर्थ है दैट इज़ केस मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क्या बोलते हैं सर? केस मेथड या क्लाइंट फोकस्ड केयर। मतलब इसमें क्या होती है कि पेशेंट की केयर होती है, केस होता है, वन पर्सन या वन पेशेंट होता है और उसके ऊपर एक नर्सिंग ऑफिसर होता है। अब ऐसा कैसे होगा सर? पॉसिबल ही नहीं है, होगा। कैसे होगा? इसको अपन फुल करने के लिए शिफ्ट ड्यूटी डिसाइड करते हैं, शिफ्टिंग या शिफ्ट ड्यूटी। मतलब 8 बजे से लेकर 2 बजे तक एक स्टाफ रहेगा, 2 पीएम, देन 2 पीएम से लेकर 8 पीएम तक दूसरा स्टाफ आएगा, फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया और जो 8 पीएम है वो 8 एएम से एक थर्ड पर्सन आएगा। मतलब 3 शिफ्ट होगी, 3 शिफ्ट के अंदर हम ओवर देते जाएँगे और एक पेशेंट है उसकी यह जो आपका केस मैन जो आपके केस है उनको अपन मैनेज करेंगे। केस मेथड होता है जो मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है। ओके। नेक्स्ट आता है सर आपका लीडरशिप, दैट इज़ लीडरशिप। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको देखते हैं अपन। लीडरशिप में मैंने बताया था अगर इमरजेंसी और आईसीयू में अगर कोई लीडरशिप अपन यूज़ करते हैं उसका नाम है ऑटोक्रेटिक। सिंपल आपको ऐसे याद रखना है बस और कुछ नहीं। ऑटोक्रेटिक मतलब तुम ही लीडर हो, तुम ही डिसाइड करोगे। डेमोक्रेटिक रूटीन वार्ड वर्क होता है, उसके अंदर डेमोक्रेटिक चलती है, यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स आ जाती है। हाइली स्किल्ड स्टाफ है दैट इज़ लेज़ी फेयर, मतलब जो लेज़ी फेयर है उसमें क्या होता है, उसको बहुत कम सुपरविज़न करना होता है, ठीक है? उसके ऊपर इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करते हैं, जो वो एक्शन लेता है उसको कम इंटरफेयर करते हैं, बहुत मिनिमल इंटरफेयर करते हैं, मिनिमम सुपरवाइज़ करते हैं, दैट इज़ लेज़ी फेयर। हाइली स्किल्ड स्टाफ है, उस कंडीशन में कौन-सी लीडरशिप होगी? लेज़ी फेयर।
क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है देन अपन ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप यूज करेंगे, और टास्क कंप्लीट करना है देन अपन ट्रांजेक्शनल करेंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्टली करते हैं। प्रायोरिटाइजिंग केयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कौन डिसाइड करता है कि पेशेंट को अपन इस प्रायोरिटी में रखेंगे। जैसे अपन सिंपल पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे या थर्ड में रखेंगे। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 2 पर्सन है, और जो पहला पर्सन है वो पेशेंट है और दूसरा है नर्सिंग ऑफिसर। आपको अच्छे से याद रखना है सर कि प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं है, आपका पेशेंट भी है। कैसे डिसाइड करते हैं? एबीसी मैंने आपको सबसे पहले बताया था, या आप सीए भी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट। क्या बोल सकते हैं? असेसमेंट के बेस। असेसमेंट जो क्या था अपना नर्सिंग केयर प्लान, अभी अपन पढ़ के आए। अब असेसमेंट यूज करते हैं तो मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, एक्सेप्ट वन। अब देखो सर, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन? एक तो आ जाएगी आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और एक आ जाएगा सर डिजास्टर। क्या आ जाएगा? डिजास्टर। मतलब डिजास्टर की कंडीशन में और इमरजेंसी की कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट है? एक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि असेसमेंट, ना कि प्लानिंग। आपको सबसे पहले क्या लेना है? एक्शन लेना है। ओके, डिजास्टर की अपन बात करें तो यहाँ पे एक टर्म आती है फीमा, FEMA। फीमा का मतलब होता है सर फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। उसने क्या किया कि डिजास्टर को 4 फेज में डिवाइड किया। 4 फेज, ये एनक्लेक्स के टॉपिक है, एनक्लेक्स के पॉइंट है। द फर्स्ट वन इज मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब यहाँ पे प्रिवेंशन से है। अब देखो, प्रिवेंशन का मतलब होता है और मिटिगेशन दोनों थोड़ा सा डिफरेंट। प्रिवेंशन का मतलब है सर होने ही नहीं देना, प्रिवेंट कर देना, ठीक है। मतलब क्या होगा? बंद कर देना, स्टॉप कर देना, दैट इज प्रिवेंशन। बट मिटिगेशन में क्या होता है? रिड्यूस। क्या होगा सर? रिड्यूस किसको? इफ अकर, अगर कुछ हो गया तो उसको कम करना। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फायर सिस्टम होता है हर हॉस्पिटल के अंदर। अब वो कम तो नहीं कर सकता, फायर सिस्टम क्या मिटिगेशन है, कम नहीं कर सकता, मतलब आग कम नहीं कर सकता अगर लग गई। बट अब क्या करेगा? स्टॉप कैसे करेगा? तो वो जो उस आग की वजह से नुकसान होना था उसको कम कर देगा। भाई जहाँ आग लगी है उस एरिया का नुकसान होगा, उसके सराउंडिंग जो एरिया है या जो नियर बाई जो बिल्डिंग है, नियर बाई जो वार्ड है, उनको बचा लेगा फायर सिस्टम ऑन होते ही। तो इसने बंद तो नहीं किया, क्या किया? रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। जो आग जितनी लगनी चाहिए थी उतनी नहीं लगने दी, दैट इज मिटिगेशन। तो मिटिगेशन किस में आ जाएगा? आपका पहला आ जाएगा। एक होता है प्रीपर्डनेस, मतलब प्रीपर रहना, तैयार रहना, पहले से तैयार रहना। जैसे अपने अभी रिसेंट में पाकिस्तान के साथ कुछ चला था, है ना? सिंदूर हुआ था, तो उससे पहले आपने एक नाम सुना था मॉक ड्रिल। तो जो मॉक ड्रिल होती है वो किसको इंडिकेट करती है? प्रीपेयर्डनेस को करती है। लाइक ओके, रिस्पॉन्स अगर हो गया तो आप तुरंत क्या एक्शन लेंगे? दैट इज रिस्पॉन्स। अगर कोई डिजास्टर हो गया तो रिस्पॉन्स फेज एक्टिवेट हो जाएगी, और रिकवरी फेज उसके बाद में उसको कैसे रिकवर करना है, उसको कैसे वापस से ठीक करना है, दैट इज रिकवरी फेज। क्लियर है सर? ओके, अब ये तो आपका डिजास्टर। बट इमरजेंसी सिस्टम में क्या जाएगा? ट्राइएज। इमरजेंसी अगर डिपार्टमेंट है तो उसका जो असेसमेंट होगा वो किस बेस पे होगा? ट्राइज की बेस पे होगा। और ट्राइज में आपके पास जो सिस्टम है दैट इज इमरजेंसी डिपार्टमेंट ट्राइज। कौन सा ट्राइज है सर? मैंने बताया था फर्स्ट जिसको बोलेंगे हाईएस्ट, और हाईएस्ट को बोलेंगे रेड, आर रेड। ओके, देन आता है अर्जेंट जिसको बोलेंगे 2 और येलो। अब मैंने रेड फिर लिख दिया आपका येलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देन आता है सर नॉन अर्जेंट, दैट इज थर्ड प्रायोरिटी, दैट इज ग्रीन। चलो मैंने लिख दिया ग्रीन। एक फोर्थ वन होता है दैट इज ब्लैक। अब इसके लिए ट्रिक बना रहा हूं मैं, राइड योर ग्रीन ब्लैक फॉर बाइक। तो राइड योर ग्रीन बाइक मतलब जो पहली प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? राइड होगी, और राइड क्या होगा? रेड होगा। तो रेड जाएगा सर हाईएस्ट प्रायोरिटी, और हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या बोलते हैं? इमरजेंसी कंडीशन। कोई भी कंडीशन जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, मतलब उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो उसको कहाँ डालेंगे अपन? रेड प्रायोरिटी में डालेंगे, पहली प्रायोरिटी के अंदर डालेंगे। और अपन क्या करेंगे? इमीडिएट एक्शन चाहिए, अटेंशन चाहिए, कंटिन्यू इवैल्यूएशन चाहिए, बट हाईली प्रोबेबिलिटी फॉर द सर्वाइवल। पेशेंट सर्वाइवल होने के चांस ज़्यादा हैं, तभी अपन रेड में डालेंगे। अगर नहीं है तो उसको ब्लैक में डाल देंगे। क्लियर? सच एज ट्रॉमा विक्टिम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 क्लाइंट विथ चेस्ट पेन। 2 दर्द हो रहा है छाती में। सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है। क्लाइंट विथ लिम्ब एम्पुटेशन, पैर टूट चुका है। क्लाइंट विथ एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, न्यूरल इमरजेंसी है। क्लाइंट विथ सस्टेन केमिकल स्पॉल्स टू द आई, और अगर क्लाइंट की आंख में कोई केमिकल गिर गया है, उन कंडीशन को हम कहाँ रखेंगे? रेड में रखेंगे, राइड में रखेंगे, राइड में। क्लियर है? विथ एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो शायद ही कोई बताता है। येलो, दैट इज येलो मतलब योर बाइक।
योर बाइक येलो, येलो सेकंड में जाएगी सर, योर तुम सेकंड में, योर येलो, येलो सेकंड। असाइन द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट एंड हु कॉम्प्लिकेशन आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, और उसके लिए क्या है, टाइम में रखा है। अगर 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड कंटिन्यू इवैल्यूएशन एवरी 30 टू 60 मिनट देयर आफ्टर। तो अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब विद इन 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक पेशेंट को केयर दे सकते हैं, तो वो किसमें जाएगा, येलो में जाएगा। फॉर एग्जांपल ओपन फ्रैक्चर है विथ डिस्टल पल्स एंड लार्ज वुंड। अब देखो पल्स आ रही है यहाँ पे, डिस्टल पल्स मतलब पेशेंट का ओपन फ्रैक्चर है लेकिन पल्स आ रही है। अगर यही होता तो पल्स नहीं आ रही होती तो वो कहाँ चला जाता, रेड में, इमरजेंसी का। लार्ज वुंड है वो भी कहाँ जाएगा आपका, येलो के अंदर, क्योंकि पेशेंट सर्वाइव कर सकता है, 2 घंटे तक तो जिंदा रह सकता है। ओके, अर्जेंट दैट इज सॉरी नॉन अर्जेंट दैट इज ग्रीन, मतलब ग्रीन बाइक। और ग्रीन बाइक में क्या आएगा, जो लोकल इंजरी हुई है जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं है, और एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मोर देन या एटलीस्ट वेट कर सकता है 2 घंटे तक। कौन से क्लाइंट होंगे, सच एज क्लोज फ्रैक्चर, जिसमें क्लोज फ्रैक्चर अंदर फ्रैक्चर हुआ, माइनर लेसरेशन हुए हैं, स्प्रेन हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, ट्यूशन हुआ है, ये सब कंडीशन के अंदर अपन किसको डालेंगे, उसको सर अपन नॉन अर्जेंट में डालेंगे, ग्रीन में डालेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका ग्रीन, और वो क्या होगा नॉन अर्जेंट कंडीशन में जाएगा। सम ट्राई सिस्टम इंक्लूडिंग द क्लाइंट ब्लैक, जो मैंने बाइक बताया था, इफ विक्टिम डेड अथवा सून विल बी डिसेडिंग बिकॉज ऑफ द सीवियर इंजरी। अगर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंट तो नहीं बच पाएगा, तो उस कंडीशन में उसको इमरजेंसी में नहीं डालेंगे, उसको कहाँ डाल देंगे, ब्लैक कंडीशन में डाल देंगे। थिंक सर्वाइबिलिटी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे अपन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अब जैसे ब्लैक वाला है, वो अपने लिए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट सर्वाइबिलिटी के चांस है या नहीं। जैसे कैंसर का अगर अपन ट्राइज करें कि भाई अपने पास 4 पेशेंट आ गए और अब इनकी किसका इलाज करें, तो उस कंडीशन में अपन ये देखते हैं कि कौन सी कैंसर से पेशेंट ज़्यादा जिंदा रह सकता है, तो उस कंडीशन में उसका पहले इलाज करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं चारों को निकाल देंगे, बट जो प्रायोरिटी डिसाइड होगी, जो ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होगा, वो किस बेस पे होगा, उसकी सर्वाइबिलिटी की बेस पे होगा। इफ़ यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द सीन ऑफ द डिजास्टर सच एज द ट्रेन क्रैश, बस क्रैश, प्रायोरिटी एक्शन वन हुज कैन लाइफ सेव, जिसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है, वो अपनी प्रायोरिटी में रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है कि एक बच्चों की स्कूल बस थी और वो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप हाईएस्ट से लोवेस्ट प्रायोरिटी में डालेंगे, तो किसको डालेंगे, तो सबसे पहले हाईएस्ट होगी कन्फ्यूज चाइल्ड विथ ब्राइट रेड ब्लड पल्सेटिंग फ्रॉम द लेग वुंड। अब एक बच्चा है जो कन्फ्यूज हो गया, मतलब उसके दिमाग में चोट लगी है और ब्लड बह रहा है, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाएगा। चाइल्ड विथ क्लोज, देखो हेड वुड एंड मल्टीपल कंपाउंड फ्रैक्चर इन द आर्म लेग, अब क्लोज है, क्लोज वुंड है, तो ये सेकंड में जाएगा। चाइल्ड विद द सिंपल फ्रैक्चर ऑफ द आर्म कंप्लेनिंग फ्रॉम द पेन, अब उसको सिंपल फ्रैक्चर है बट दर्द हो रहा है। और एक बच्चा जो सोबिंग चाइल्ड है, जो रो रहा है, सीवियर माइनर फेस ऑफ द आर्म लेग, एक बच्चा रो रहा है, तो जो रोने वाला है उसको अपन कहाँ डालेंगे, फोर्थ में डालेंगे। और जो अनकॉन्शियस है, जो कन्फ्यूज है, उसको कहाँ डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे। आप आई होप तो समझ गए होंगे। दैट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इस बेस पे क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसा एनक्लेक्स में गिवन है और कैसे एम्स यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। थैंक यू सो मच।